हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रिजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रिजम्पशन होता क्या है एविडेंस एक्ट में कहीं पे भी नहीं बताया गया, लेकिन हाँ प्रिजम्पशन होते कितने तरीके के हैं ये जरूर सेक्शन 4 में बताया गया है। प्रिजम्पशन वर्ड अगर आप देखो ना तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस अज्यूम। अब ये तो हो गई उलूल जुलूल बात है, अब आते हैं काम की बात है। जैसे क्या होता है कि कोर्ट को अगर आपको कोई बात प्रूफ करनी है, कोर्ट को कोई बात मनवानी है या कोई बात डिसप्रूव करनी है कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं था, तो आप क्या करते हैं, एविडेंस देते हैं और उसी के हिसाब से कोर्ट या तो उस बात को मानेगी या तो नहीं मानेगी। बिल्कुल। लेकिन प्रिजम्पशन ऐसा कहता है कि कुछ दूसरी चीजों को देखकर, कुछ दूसरे फैक्ट्स को देखकर कोर्ट ने अपने आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है। मतलब एक चीज को देखकर कोर्ट ये चीज मान रही है, ये चीज अज्यूम कर रही है कि ये दूसरी चीज जो है वो तो ऐसी ही होगी, एग्जिस्ट करती ही है, उस चीज की प्रूफ देने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्या मतलब, फिर से बोलती हूँ, ध्यान से सुनना, पता नहीं कौन से वर्ड आपको क्लिक कर जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है, नॉर्मली हमें क्या एविडेंस देना पड़ता है, लेकिन जिसके फेवर में प्रिजम्पशन ड्रॉ किया है कोर्ट ने, मतलब कोर्ट ये मान कर चल रही है, आप एविडेंस मत दो, कोर्ट ने मान लिया कि हाँ ठीक है आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। रेप के केसेस में क्या होता है कि वुमेन से अगर पूछा जाता है कि क्या कंसेंट थी या नहीं, अगर वुमेन बोलती है नहीं, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलती है कि हाँ नहीं ही होगी, वुमेन को किसी तरीके का एविडेंस देने की जरूरत ही नहीं है। एक और एग्जांपल देती हूँ, लेजिटिमेसी वाला, हमारा एविडेंस में सेक्शन 112 में दे रखा है। उधर क्या कहा है कि अगर शादी डिसॉल्व हो जाती है किसी कपल की, मतलब शादी खत्म हो गई, उसके बाद 280 दिन के अंदर अगर कोई बेबी बॉर्न होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो उसी मैरिज का रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वुमेन है उसे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, यानी कि बच्चे की लेजिटिमेसी से रिलेटेड जो प्रूफ है, एविडेंस है, कोर्ट वो नहीं मांग रही है। कोर्ट कह रही है हाँ हम मान चुके हैं कि इसी मैरिज से जो है ये बेबी बॉर्न हुआ है और किसी भी तरीके के एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। तो मतलब जिसके फेवर में प्रिजम्पशन रेज हुआ है उसका काम कम हो चुका है, उसे किसी तरीके का जो है एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, कोर्ट खुद ही मान के चल रही है कि हाँ हाँ ऐसा ही हुआ है। अब एक ये तो मैंने लॉ के हिसाब से इसका एग्जांपल समझाया, अब मैं आपको एकदम नॉर्मल एक और तरीके से समझाऊं। जैसे क्या है कि आप कहीं से जा रहे हैं, ठीक है, अब आप जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है कि लोग भाग रहे हैं, एकदम भगदड़ मची हुई है, कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब सब। तो अब आप क्या प्रिज्यूम करेंगे, आप ये प्रिज्यूम करेंगे ना कि कुछ वहां पे गड़बड़ है। अब आप ये किसी से थोड़ी कहेंगे कि नहीं भाई मैं तो मान ही नहीं सकता वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं है। अब आप किसी से प्रूफ थोड़ी मांगेंगे कि अरे नहीं नहीं प्रूफ करो कि वहां पे कुछ गड़बड़ी थी, देख के पता लग रहा है। तो ऐसे ही कुछ चीजें होती है कि देखकर कोर्ट को पता लग जाता है कि हाँ हाँ ऐसा ही हुआ होगा, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एकदम नॉर्मल भाषा में, नहीं समझ आया तो बताना वरना दोबारा सुनो, मुझे नहीं लगता अब ऐसा कोई डिफिकल्टी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिजम्पशन वर्ड का मतलब कोर्ट ये चीज मानकर चल रही है, आप एविडेंस मत दीजिए, ठीक है। अब प्रिजम्पशन होते कितने तरीके के हैं, एक्ट में बात करें तो 3 तरीके के हैं, ठीक है। अब अलग अलग बेसिस पे ना बहुत सारे इसके डिस्टिंक्शन कर रखे हैं, मैंने यहाँ पे जो चार्ट बना रखा है इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहेंगे कि अरे कोर्ट मान के चल रही है, क्या पता ऐसा नहीं हुआ होगा, तो किस चीज को मान के चल रही है। रुको रुको सुनो, अभी पढ़ोगे तो समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मे प्रिज्यूम के बारे में समझते हैं। मे प्रिज्यूम जो वर्ड है, जहाँ पे अब आप लोगों ने इतना टाइम हो चुका होगा लॉ पढ़ते हुए, तो आप लोगों को ये बात पता चल गई कि मे और शेल का डिफरेंस पता चल गया होगा। जहाँ पे मे यूज होता है मतलब वहां पे कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ठीक है। और जहाँ पे शेल होता है मतलब वो कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी है, कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। तो जो मे प्रिज्यूम है वहां पे कोई फैक्ट देखकर कोर्ट के ऊपर है, या तो उस चीज को प्रिज्यूम करे, ठीक है। मैं प्रिज्यूम बोल रही हूं तो अब शायद आप क्लिक कर पा रहा होगा आपको कि प्रिज्यूम वर्ड का मतलब क्या है। तो या तो कोर्ट उस बात को मानकर चले, ठीक है, या तो कोर्ट कहे नहीं नहीं हम नहीं मानते, आप जो है इस बात का प्रूफ दीजिए, आप एविडेंस लेकर आइए। तो कोई भी फैक्ट को देखकर कोर्ट में प्रिज्यूम में क्या होता है, कोर्ट के पास 2 रास्ते होते हैं। या तो कोर्ट कहेगी
ठीक है, हमने मान लिया है, ठीक है। या तो कोर्ट कहेगी नहीं नहीं हम नहीं मानते, आप जो है एविडेंस लेकर आओ। अब ये जो मे प्रिज्यूम रहता है ना, रिबटेबल होता है। रिबटेबल मतलब क्या, अब मैं आपको 2 वर्ड्स का मतलब समझाऊंगी, रिबटेबल और इररिबटेबल, तो आपको समझ आएगा। सपोज कोर्ट जो रहती है वो क्या करती है, किसी पार्टी के फेवर में कोई चीज प्रिज्यूम कर लेती है। प्रिज्यूम कर लिया, तो यानी कि अब उस पार्टी को एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही साइड दिख रहा है, दूसरी पार्टी भी तो है, अपोजिशन भी तो है। अपोजिशन का काम क्या है, अपोज करना, जो बात कोर्ट ने मानी है उसे डिस्प्रूव करना, यही काम है अपोजिशन का, है कि नहीं। तो क्या जो चीज कोर्ट ने प्रिज्यूम करी है दूसरी पार्टी से डिस्प्रूव कर सकती है। अब ये तो हर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जो कि हमारे एक्ट में बता रखा है। अगर दूसरी पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी है उस चीज को डिस्प्रूव करने की, है ना, कि वो एविडेंस दे जिससे कि जो चीज कोर्ट ने प्रिज्यूम करी है उसे डिस्प्रूव कर सके, तो हम इसे बोलते हैं ये प्रिजम्पशन रिबटेबल है, इसे रिबट किया जा सकता है। दूसरा होता है इररिबटेबल, मतलब यहां पे जो अपोजिशन है उसे इसकी इजाजत नहीं है कि जो बात कोर्ट ने प्रिज्यूम करी है उसे डिस्प्रूव करने के लिए किसी तरीके का एविडेंस दे। मतलब अब उसके हाथ टाई हो चुके हैं, अपोजिशन अब अपोज नहीं कर सकती, इसे हम बोलते हैं इररिबटेबल, ठीक है। तो ये जो हमारा मे प्रिज्यूम है, दूसरी पार्टी चाहे तो बिल्कुल से अपोज कर सकती है, उसके इसे डिस्प्रूव करने के लिए बिल्कुल से कोर्ट में एविडेंस पेश कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मे प्रिज्यूम के बारे में। अब मैं आपको मे प्रिज्यूम का एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है इस एक्ट में, आप वो रीड कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन मैं अभी आपको एक समझाऊंगी। सेक्शन 113A ये बात करता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन। क्या मतलब इसका, जैसे देखो क्या होता है, ये सेक्शन पर्टिकुलरली ये कहता है कि कोई भी वुमेन है, ठीक है, और उसने शादी के 7 साल के अंदर सुसाइड किया है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, 7 साल के अंदर सुसाइड किया है। दूसरा 7 साल के अंदर मतलब उसे जो है जो उसका हस्बैंड है और या फिर जो बाकी रिलेटिव्स हैं उसके साथ क्रूएलिटी करते थे। क्रूएलिटी बहुत मेंटल फिजिकल बहुत तरीकों की हो सकती है, ठीक है। और बाकी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट ये बात प्रिज्यूम कर लेती है कि ये जो मैरिड वुमेन है इसने खुद से सुसाइड नहीं किया है, इसे अबेट किया गया है, इसे उकसाया गया है सुसाइड करने के लिए। तो यहाँ पे जो वाइफ की तरफ से लोग होंगे, मतलब जिसने सुसाइड कर लिया है, उस पार्टी को एविडेंस देने की जरूरत नहीं है कि अबेटमेंट हुआ होगा, ठीक है। कोर्ट में प्रिज्यूम कर लेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हस्बैंड वाला साइड है या अपोजिट पार्टी है वो एविडेंस नहीं दे सकता, वो एविडेंस देगा और ये दिखा सकता है कि किसी भी तरीके का अबेटमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। जो वाइफ ने सुसाइड किया है अपनी मर्जी से किया है, या जो भी हस्बैंड या उसके रिलेटिव से किसी भी तरीके का जो था अबेटमेंट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, हस्बैंड के पास जो अपोजिट पार्टी थी उसके पास अपॉर्चुनिटी थी इस एविडेंस को रिबर्ट करने की। समझ आ गया, अब क्लियर हो गया मे प्रिजम्पशन। तो 3 ही पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ऐसा कुछ है नहीं। पहला क्या है, कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन है, या तो प्रिज्यूम करेगी या नहीं करेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, कि वो मैंने 7 साल के अंदर सुसाइड कर लेगी, वो तो कोर्ट के ऊपर है। या तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि हाँ हाँ अबेटमेंट हुआ है ना, या तो कोर्ट कहेगी नहीं नहीं आप एविडेंस लेकर आइए। और अगर कोर्ट ने मान लिया तो इसे अपोजिट पार्टी यानी कि जो हस्बैंड है वो चाहे तो रिवर्ट कर सकता है, वो इसे डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस दे सकता है। अब हम आते हैं अपने अगले तरीके के प्रिजम्पशन पे, जो कि है शैल प्रिज्यूम। अब शैल प्रिज्यूम मतलब ऑब्लिगेटरी हो गया है, अब तो कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रिजम्पशन, ये वाला जो प्रिजम्पशन है, ठीक है, ये जो फैक्ट रहता है वो कोर्ट मान लेती है, ठीक है। मतलब कोर्ट की मर्जी नहीं है कि माने या ना माने, नहीं मानना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपोजिट पार्टी के पास मौका है कि वो इसे रिबर्ट कर सकती है, ठीक है। तो मे प्रिज्यूम जो था कितना कमजोर सा था, कोर्ट के ऊपर है माने ना माने। लेकिन शेल प्रिज्यूम में एक चेंज आ चुका है, क्या चेंज है, मानना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेटरी है ये। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक तो अभी जो मैंने वो वाला रेप वाला एग्जांपल दिया था
ठीक है, वो भी इधर फिट बैठेगा। जैसे कि वो वुमेन कह देती है कि नहीं उसकी कंसेंट नहीं थी, तो कोर्ट ये मानकर चलती है। ठीक है, कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन नहीं है कि माने या ना माने, नहीं, कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि हाँ उसकी कंसेंट नहीं थी, वुमेन को किसी भी तरीके का एविडेंस देने की जरूरत नहीं थी। अब एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे हमारा सेक्शन 113 भी है ना एविडेंस एक्ट का, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। डाउरी डेथ का क्या मतलब है, आईपीसी में है, वो यहाँ पे हम लोग नहीं बात करेंगे। तो जैसे इसके अंदर क्या है कि अगर कोई भी वुमेन, ठीक है, जब वो मरी उससे जस्ट पहले अगर मतलब वुमेन वाला जो साइड है वो ये प्रूव कर दे कि शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी, है ना, क्रुएलिटी होती थी उसके साथ, डाउरी की मांग करी जाती थी, तो ऐसा माना जाता है कि उस वुमेन की डाउरी डेथ हुई है। ठीक है, कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि हाँ वो जो वुमेन है उसे डाउरी के लिए मारा गया है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी साइड है वो एविडेंस दे के इस बात को डिस्प्रूव करना चाहे तो कर सकती है। यानी कि जो हस्बैंड है वो ये कहना चाहे कि नहीं डाउरी डेथ नहीं हुई है, इसके फेवर में एविडेंस देना चाहता है, तो कोई मनाही नहीं है। अगला तरीके का जो हमारा प्रिजम्पशन है कॉन्क्लूसिव प्रूफ, ये बहुत स्ट्रांग है। मतलब अगर इस चीज को प्रिज्यूम कर लिया ना तो बस ये तो पत्थर की लकीर हो गई है। अब जो दूसरी पार्टी है ना किसी भी तरीके का एविडेंस नहीं दे पाएगी इसे डिस्प्रूव करने के लिए, ये इररिबेटेबल होता है, इतना मजबूत है ये। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली बात, मतलब अब तक जो आपने दो पढ़े सबसे कमजोर मे प्रिज्यूम था, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ बहुत ताकतवर है। कोर्ट ने ये मान लिया, एक तो पहली बात कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, और कोर्ट ने मान लिया, उसके बाद से कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया, उसके बाद से जो दूसरी पार्टी है उसके पास कोई मौका नहीं है कि इस बात को डिस्प्रूव कर सके, सबके हाथ बंध चुके हैं। ये वाला अगर प्रिजम्पशन आ गया एक्शन में तो इसका मतलब ये है, जो कीवर्ड है इस प्रिजम्पशन का वो है कि ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर फैक्ट एज प्रूव्ड। मतलब एक फैक्ट प्रूफ करने पे ही जो कोर्ट है दूसरे फैक्ट को अपने आप प्रूव्ड मान लेती है। जैसे मैंने अभी आपको लेजिटिमेसी वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, सेक्शन 112 में, वो क्या है हमारा कंक्लूसिव प्रूफ। मतलब अगर वुमेन ने ऐसा बोल दिया तो उसे कंक्लूसिव माना जाएगा। वुमेन क्या मतलब, अगर बच्चे की जो लेजिटिमेसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि शादी डिसॉल्व होने के बाद 280 दिन के अंदर अगर बच्चा होता है तो ऐसा मानते हैं कि उसी मैरिज से आया है। ये क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ। जो अपोजिट पार्टी यानी कि जो भी पार्टी है वो इस बात का एविडेंस नहीं दे सकती कि अरे जो बच्चा है वो इलेजिटिमेट है, इस तरीके का जो है अलाउड नहीं है। ठीक है, अब एक और हम एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे सेक्शन 82, ठीक है, कोई भी बच्चा अगर क्राइम कर रहा है जिसकी उम्र 7 साल से नीचे की है तो हम ऐसा मानेंगे, उधर हमें किसी तरीके का एविडेंस देने की जरूरत नहीं है कि ये जो बच्चा है ये इसका इंटेंट था कि नहीं, ये कोई इसे आफ्टर मैथ पता था या नहीं पता था, है ना, ये सब नहीं। कोर्ट मान के चलते कि इसके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि अपने एक्शन समझ पाए या कुछ कर पाए। तो जो है डॉली इनकैपेक्स वाला हमने चीज पढ़ रखी थी, मतलब वो बेगुनाह रहता है। ठीक है, 7 साल से बच्चे का जो नीचे वो अपना माइंड ऐसे फॉर्म नहीं कर सकता है तो उसने क्राइम किया ही नहीं है ना। कोई दूसरा पार्टी भले से उसके पास ये चांस नहीं है कि एविडेंस लाए कि नहीं इसके पास देखो इतना दिमाग है, इसको पता था इसने क्या किया, ये अलाउड नहीं है। तो बेसिकली हमने एक चीज देखी कि जो प्रिजम्पशन थे ना उनको 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, एक था प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, और एक है मिक्स्ड प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंदर भी हमने 2 हेडिंग्स बांटे, एक होता है रिबटेबल, एक होता है इररिबटेबल। तो जो हमारा रिबटेबल है वो होता है हमारा शैल प्रिज्यूम, और जो इररिबटेबल है वो हमारा कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, और उसके बाद जो हमने प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट पढ़ा था उसके अंदर रिबटेबल भी है और इररिबटेबल भी है। जैसे रिबटेबल में तो हमारा मे प्रिज्यूम, ऑब्वियसली मे प्रिज्यूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में अप्लाई होता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में अप्लाई नहीं होता। लेकिन जो कंक्लूसिव प्रूफ है वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में तो लगता ही लगता है, लेकिन वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में भी लग सकता है कभी कभी। ठीक है, और अगला है मिक्स्ड प्रिजम्पशन, उसका इंडियन लॉ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसमें लॉ और फैक्ट दोनों आते हैं, लेकिन उसका कंसर्न जो है इंग्लिश लॉ से है। अब डिफरेंस क्या देखते हैं, तो हम लोग ना मेजर डिफरेंस पे पहले फोकस करेंगे, उसके बाद तो बाकी तो डिफरेंस बहुत सारे होते हैं, वो जितने उनमें से इंटरप्रेट कर लो। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है एक ये है कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में हमने 2 तरीके के प्रिजम्पशन पढ़े थे, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। अब ये जो दोनों के दोनों है ना, यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं था क्या, नहीं था ना। तो जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है उसमें कोर्ट का डिस्क्रिशन है ही नहीं, लेकिन अगर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात करें तो वहां पे जो है कोर्ट का डिस्क्रिशन है। दूसरा डिफरेंस ये है कि
एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ फिक्स्ड रहेगा कि हाँ हाँ ऐसे ही फिक्स्ड मतलब यूनिफॉर्म कंडीशंस रहेगी कि हाँ इन्हीं चीज़ पे अप्लाई होगा। लेकिन जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, देखो फैक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो तो उस अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है, तो कोई फिक्स्ड कंडीशन नहीं है, ठीक है, कि नहीं नहीं इसी पे अप्लाई होगा। जहाँ पे फैक्ट्स की बात आ जाती है ना, तो मतलब वहाँ पे कोई चीज़ मतलब फिक्स्ड नहीं रहती, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है फैक्ट है, लॉ तो फिक्स ही रहेगा। लेकिन जहाँ पे फैक्ट की बात आ जाती है मतलब चीज़ें जो है फ्लक्चुएट करती रहेंगी। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ मतलब वहाँ पे सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस अपने आप ऐसी रहती है ना कि जहाँ पे कोर्ट खुद ही फैक्ट्स को प्रिज्यूम कर लेते हैं। लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में क्या होता है कि बहुत सारे फैक्ट्स दिखाने पड़ते हैं हमें कोर्ट को, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स प्रूव करने पड़ते हैं, तो जाके कोर्ट किसी चीज़ को मानती है, प्रिज्यूम करती है। और लास्टली जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो कंक्लूसिव भी हो सकता है, रिबटेबल दोनों हो सकता है, लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट तो हमारा हमेशा रिबटेबल ही रहता है। तो हम लोग कुछ केस लॉज देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग वो वाली बात कर रहे थे सेक्शन 113A में, जो कि था प्रिजम्पशन एज टू अबैटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन। उससे रिलेटेड एक केस है सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें ये बोला गया है कि ये वाला जो प्रिजम्पशन है जो हमारा सेक्शन 113A में है, वो कोर्ट तभी रेज करेगी जब सुसाइड का फैक्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन प्रूफ कर पा रही है, तो इस प्रिजम्पशन को रेज किया जाएगा। वरना अगर जो प्रोसिक्यूशन है वो सुसाइड ही नहीं प्रूफ कर पा रही तो ये तो सेक्शन प्ले में ही नहीं आएगा ना। अगला केस है वुलमिंगटन वर्सेस DPP। इसमें ये कहा गया है कि जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, मतलब हमारे यहाँ ये जो रूल है कि जो भी अक्यूज है हम उसे तब तक गिल्टी नहीं मानेंगे जब तक उसका क्राइम प्रूव नहीं हो जाता, तब तक वो इनोसेंट रहता है। तो इसी बात को इस केस में कहा गया था कि जो भी डिफेंडेंट है या कन्विक्ट है, अक्यूज है, उसे इनोसेंट माना जाएगा, कोर्ट उसे इनोसेंट प्रिज्यूम करेगी जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता। अगला केस जो है वो है प्रताप सिंह वर्सेस शिवराम का। इस केस में ये कहा गया कि जो प्रिजम्पशन है वो खुद में किसी तरीके का एविडेंस नहीं है, कि अगर हम प्रिजम्पशन को मान के चले एविडेंस है, नहीं, वो तो मतलब कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि हमें एक्सपीरियंस से पता चलते हैं, चीज़ों के बीच के कनेक्शन से पता चलते हैं, उनके बीच का क्या रिलेशन है, कोइंसिडेंस ऑफ फैक्ट्स, इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है। तो ये जो प्रिजम्पशन है वो खुद में कोई एविडेंस नहीं है। और अभी जो हमने लेजिटिमेसी वाला जो टॉपिक पढ़ा था, कंसेप्ट पढ़ा था, इससे रिलेटेड बहुत सारे केस लॉज हैं जहाँ पे ये कहा गया है कि जो DNA है, कहीं कहीं पे ये कहा गया है कि DNA नहीं अलाउ किया जाएगा, और कहीं कहीं पे ये कहा गया है कि DNA जो है अलाउ किया जा सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है। एनी हाउ दिस इज़ नॉट आवर कंसर्न, हमारा कंसर्न था प्रिजम्पशन समझना। आई होप आपको प्रिजम्पशन समझ आ गया है, ठीक है। तो कीप वर्किंग हार्ड, डू योर बेस्ट, यू विल बी डेफिनेटली एबल टू डू इट। और प्लीज़ ऐसा मत सोचा करो कि कोई चीज़ होगी ही या नहीं ही होगी, है ना, मतलब डोंट थिंक लाइक दिस कि या तो सक्सेस या तो नहीं सक्सेस, ऐसा नहीं होता है। हम सक्सेस मत मेजर करो, मेजर योर प्रोग्रेस, right? So Hare Krishna. If there's any doubt, any feedback, do mention in the comment box and we will definitely try to rectify it.